हेलो जूनियर, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे और आगे भी हम ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग करके आपको देते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, एग्जाम में 100% पूछे जाने के आपके चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से भी आपकी एक तैयारी और अच्छी हो सकेगी। साथ ही जो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी, ये आपके लिए एक्स्ट्रा डोज रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑल द बेस्ट। 10 क्वेश्चन है आपके पास, आप इन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ मिलकर सीखेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले जबकि रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले। यदि तीनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 76 है तो रमन द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले कहीं भी देखने को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लोगों के नाम यहाँ दे रखे हैं वो सब आपको लिख लेना है। जैसे पहला नाम दे रखा है काकू, फिर बख्शी और फिर रमन। हम इनके मतलब फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं। जैसे काकू मतलब के, बख्शी मतलब बी और रमन मतलब आर। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ हम इनके नंबर लिखेंगे, देखना ध्यान से। काकू को बख्शी से 7 अंक कम मिले। बख्शी से कितने अंक कम मिले? 7 नंबर कम मिले। तो हम मान लेते हैं कि बख्शी को मिले x नंबर। हमें नहीं पता कितने मिले, हम मान लेंगे कि उसको कितने नंबर मिले, उसको मिला x नंबर। अगर बख्शी को x मिला है तो काकू को क्या मिलेगा? x से 7 कम। x से 7 कम मतलब x माइनस 7। इतनी बात क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। हमारी यहां तक की लाइन कंप्लीट हो गई, इतना हमने सॉल्व कर लिया। आगे पढ़ते हैं। जबकि रमन को काकू से 3 अंक अधिक मिले। अब जो रमन है ना, उसको क्या हुआ, काकू को जितने नंबर मिले उससे 3 नंबर ज्यादा मिले। काकू को कितने मिले? x माइनस 7 नंबर। काकू को मिले x माइनस 7 नंबर और रमन को मिले काकू से 3 नंबर ज्यादा। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, +3 ऐड कर देंगे। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो रहेगा x माइनस 7 ही, ये x का x, ये सॉल्व हो जाएगा। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो संख्या माइनस होती है और आंसर उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी हो। यहां देखेंगे x माइनस 7 प्लस 4, 7 में से 3 गया तो बचेगा हमारे पास 4, लेकिन आंसर आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का 7 बड़ा था। ये हमारे पास तीनों के नंबर आ गए। अब क्वेश्चन में बोला है यदि तीनों द्वारा प्राप्त कुल अंक 76 है, मतलब तीनों का जो अंकों का योग है ना, तीनों के नंबर को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 76। तो हम भी यही कर देंगे, तीनों के नंबर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x माइनस 7 प्लस x प्लस x माइनस 4, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? 76। सॉल्व कर देंगे। x माइनस 7 प्लस x माइनस 4 बराबर 76। 1 2 3, 3 बार x है तो ये जुड़ जाएंगे। x और x 2x, 2x और एक और x 3x माइनस, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है और आंसर कैसा आता है? माइनस का आता है। तो 7 और 4 जुड़ेंगे तो 11, वो भी आएंगे माइनस के। 3x बराबर हो जाएगा 76। ये माइनस का 11 उधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x बराबर, ये जुड़ के हो जाएगा हमारा 87। 3 से कट कर देंगे, 3 से काट देंगे, 87 बटे में आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको 3 से सॉल्व कर देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6, 3 नम 27। मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो आएगी, x बराबर हमारे पास होगा, x बराबर हमारे पास होगा 29। हमसे क्वेश्चन में पूछा है रमन द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। रमन को कितने नंबर मिले? रमन को मिले x माइनस 4 नंबर। x रमन को मिला x माइनस, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 29। 29 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 25।
मतलब रमन को कितने नंबर मिले, रमन को मिले 25 नंबर, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार और देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, मैं आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, जब भी हमारी लाइव क्लास होगी तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्टार को क्या मान दिया जाना चाहिए ताकि संख्या 6912 25 से विभाजित हो जाए। मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है 6912 और स्टार, इस स्टार की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि ये संख्या 25 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मतलब जब हम इसको 25 से डिवाइड करें ना तो रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर बचे 0, शेषफल बचे 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल है, 25 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। मतलब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय होना चाहिए 25, आखिरी के 2 अंक में 25 से भाग जाना चाहिए। अगर यहाँ स्टार की जगह मैं 3 रख दूं तो संख्या क्या हो जाएगी, 23। क्या 23 में 25 से भाग जाता है, आप बोलोगे नहीं जाएगा, मतलब ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं स्टार की जगह 5 रख दूं तो संख्या क्या बन जाएगी, 25। स्टार की जगह मैंने 5 रखा तो लास्ट के 2 अंक क्या हो जाएंगे, 25। क्या 25 में 25 का भाग जाता है, आप बोलोगे मैं बिल्कुल जाता है, एक बार में 25 से कम 25, मतलब 5 रखने पर 25 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सबसे पहली बात, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब उसका अपॉन, मतलब जैसे कि कोई संख्या है, मैंने मान लिया कोई संख्या है a, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, मतलब उसको उलट दो, उल्टा कर दो। a है तो 1/a, अगर संख्या 1/a होती तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता a/1, ऐसा को बोला जाता है रेसिप्रोकल, या हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उस संख्या को पलट दो, हमने यहाँ संख्या को पलट दिया। चलिए देखते हैं अब आगे। इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। देखो, दो संख्याओं का योग 8 है, हमें नहीं पता कि वो दो संख्याएं कौन सी है, तो हम मान लेते हैं, हमने माना कि वो दो संख्याएं कौन सी है, माना कि संख्याएं हैं हमारे पास a और b, ये दो संख्याएं हैं। हमने मान ली कि ये संख्याएं हमारे पास क्या हो गई, a और b दो संख्याएं हो गई। हमसे बोला है कि उनका योग 8 है, मतलब हमें दे रखा है कि a प्लस बी बराबर 8 और a इंटू बी बराबर 15, ये हमें दे रखा है, और हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग। अब इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, a और b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a प्लस b का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। इसका हमें क्या बताना है, सम बताना है। इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, a का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a और b का हो जाएगा 1/b। ये व्युत्क्रम हो गए, इनका योग पूछा था हमसे तो इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम जब भी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, ये चीज क्या हो गई हमारे पास फ्रैक्शन में है, एक के बटे में है, या बटे में जो भी संख्या होती है हम उनको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, है ना, p/q के रूप में है ये। अब फ्रैक्शन को जोड़ने का रूल क्या होता है, तो फ्रैक्शन को जोड़ने का रूल होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल। यहाँ पर अगर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, या यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी b होना चाहिए, मतलब दोनों जगह संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में क्या करेंगे कि हम मान लेंगे a और b दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो a और b का एलसीएम आता है ab। या फिर अगर आपको एलसीएम लेने में परेशानी आती है तो सबसे अच्छी मेथड है, देखो यहाँ पर a है यहाँ पर b है, मतलब हम यहाँ पर भी ab बना दे, इसको भी हम क्या बना दे, ab बना दे, और यहाँ पर भी ab बना दे, तो फिर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा।
कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पर ए बी, 1/a हमारे पास पहले से ही है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b का। किसका मल्टीप्लाई कर दे? b का। b अपॉन b का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे बन जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा b। ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं, पर नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। प्लस प्लस यहाँ है 1/b, इस b में काय का मल्टीप्लाई करे कि नीचे ए बी हो जाए? a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने ऐसा क्यों करा, देखना ध्यान से। मेरा ऐसा करने का मकसद क्या था, देखो इधर, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा b अपॉन ए बी, प्लस a का मल्टीप्लाई 1 में तो a अपॉन a का मल्टीप्लाई b में तो ए बी। जहां आप ध्यान दोगे डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया, यहाँ भी ए बी हो गया, यहाँ भी ए बी हो गया। आप इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। हमें करना था 1/a प्लस 1/b, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। a और b का एलसीएम आएगा ए बी। अब a से डिवाइड करेंगे ए बी को तो a से a कट जाएगा, बचेगा b। b का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 में तो यहाँ आएगा b, प्लस इस b से डिवाइड करेंगे ए बी को तो b से b कट जाएगा, बचेगा a। a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा a। ये एक मेथड ये भी होती है, पर बहुत से बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूज कर देती है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हैं। अब देखना, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, तो हम ए बी एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी b प्लस a। ये हो जाएगा हमारे व्युत्क्रमों का योग। अब इधर ध्यान देना, हमें दे रखा है संख्याओं का योग a प्लस बी या b प्लस a, बात एक ही होती है। a प्लस बी की हमें वैल्यू दे रखी है 8, तो हम रख देंगे 8, और a इंटू बी की वैल्यू हमें दे रखी है 15, तो हम यहाँ रख देंगे 15। 8/15 इनके व्युत्क्रमों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। 8/15 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहें, इतना आपको नहीं करना, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना होता है, एट द एंड सिर्फ टिक करके आगे बढ़ना होता है। तो आपको इसका पता होना चाहिए कि व्युत्क्रमों का जो योग होता है, व्युत्क्रमों का योग होता है व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। सम ऑफ द नंबर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये अगर आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। गुणनफल समझ जाना, जगह नहीं थी इसीलिए। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया तो फिर 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। व्युत्क्रमों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग है 8 बटे गुणनफल है 15, मतलब 8/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। एक संपत्ति का 1/3 भाग 1500 रुपए का है। संपत्ति का 1/5वां भाग ज्ञात कीजिए। देखो, 1/3 भाग बराबर हमें पता है कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। हम यहां से एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, एक भाग हो जाएगा, यहां पर 3 कैसा है, डिवाइड में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो 1500 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 या 45 और 2 जीरो ऐसी की ऐसी। ये एक भाग की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है 1/5वें भाग की वैल्यू। तो 1/5 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक भाग की जो वैल्यू है 4500, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/5 का, 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 9 45 और 2 जीरो, मतलब 1/5 भाग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम डेली ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। जो लाइव क्लासेस चल रही है वो आपकी चलती रहेगी। हाँ, अभी 1-2 दिन आपकी
ये वाली क्लासेस रहेगी, उसके बाद आपको लाइव भी मिलेगा, और ये वाला क्लास भी आपको जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा टारगेट बैच है JNVST 2025 टारगेट बैच, उस तौर पर आपको ये 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप यहां से भी अपनी प्रैक्टिस बूस्ट कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए आपको मिल रहा है ताकि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो और आंसर ला सको। लाइव में हम थोड़ा सा कमेंट देखते हैं, बातें करते हैं, टाइम लगता है, पर इसमें आपको फटाफट फटाफट आप देख सकते हैं, तो आपका समय बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग, गुणज मतलब होता है मल्टीपल्स, मल्टीपल मतलब जो 6 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिया 18, 6 चुका 24, ये क्या होते हैं? मल्टीपल गुणज होते हैं। इनका हमें क्या बताना है? योग बताना है, मतलब हमें क्या करना है? इन सबको जोड़ देना है। 6 + 12 + 18 + 24, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो देखना, पीछे से जोड़ते हैं। 8 4 12, 13 14, 14 और 6 20 का 0, कैरी आया 2, 2 2 4, 1 5 और 1 6, इन सबको हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया 60। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको क्या पता होना चाहिए? मल्टीपल्स किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। मल्टीपल्स मतलब उस किसी संख्या के मल्टीपल, मतलब उस संख्या के पहाड़े में आने वाले नंबर। जैसे 6 की टेबल में कौन कौन आते हैं? 6 12 18 24, इसके भी आगे जो भी 30 36, ऐसे नंबर क्या होते हैं? 6 के मल्टीपल होते हैं। हमसे पूछा था केवल 4 गुणज, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा, बाकी ये आगे चलता रहता है। अब ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जैसे कि 216 का फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जिसकी टेबल में 316 आए, है ना, वो नंबर क्या होता है? फैक्टर। जैसे 1 की टेबल में 316 आता है, आप बोलोगे हाँ मैम आता है। एक सब संख्या में, मतलब 1 की टेबल में हर संख्या आती है, कुछ भी संख्या हो वो 1 की टेबल में आती ही आती है। तो हमसे पूछा है नहीं है, हमसे क्या पूछा है? नहीं है, पर एक तो है, इसीलिए ए आंसर हमारा नहीं होगा। 8, 316 में क्या 8 से भाग जाता है? 8 की टेबल में 316 आता है क्या? भाग लगाकर देख लेंगे। 8 है कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिया 24, और बचेगा 7, हो जाएगा 76। क्या 8 की टेबल में 76 आता है? नहीं आता। 8 9 जा 72 होता है, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ये जो संख्या है ना, ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। 316 नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 8 जो है 316 का फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। जैसे अगला नंबर है 79, 79 की टेबल में क्या 316 आता है? हाँ, 79 का जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 316 आएगा। देखना, 4 नमा 36 का 6, हासिल आया 3, 7 चुक 28 और 3 31, 316। मतलब जो 79 है वो 316 का एक फैक्टर है। ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अगला देखते हैं 158। 158 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब 158 2 जा तो वो हो जाता है हमारा 316। मतलब 158 की टेबल में भी 316 आता है, तो ये उसका फैक्टर है। हमसे पूछा नहीं है। कौन नहीं है? 8। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 की टेबल में 316 नहीं आता, या 316 जो नंबर है ना वो 8 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैं लिख देती हूं, 316 डिविजिबल बाय 1 है, 316 डिविजिबल बाय 8 नहीं है, 316 डिविजिबल बाय 79 है, और 316 डिविजिबल बाय 158 ये भी है। इसीलिए 1 79 और 158 ये सब क्या होंगे? 316 के फैक्टर होंगे, और 8 316 का फैक्टर नहीं होगा। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यदि ए रेशो भी हमें दिया है 6:7 और बी रेशो सी दिया है हमें 8:9, तो हमें पता लगाना है कि ए रेशो सी क्या होगा। ए रेशो सी हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी रेशो सी की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? उसके पहले आप एक बात समझो कि ए रेशो बी अगर हमें दिया है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी
रेशो का मतलब ही क्या होता है, बटा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी दिया है, हम इसको लिख देंगे ए बटा बी बराबर 6/7। 6:7 दिया है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया 6:7। बी रेशो सी हमें दिया है, बी रेशो सी मतलब इसको भी हम बी बटे सी लिख सकते हैं, वो हमें दे रखा है 8:9। हमें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी में निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड चलती है जिसे बोला जाता है जेड मेथड। हमने यहाँ ए रेशो बी की वैल्यू लिख दी और यहाँ लिख देंगे बी रेशो सी की वैल्यू, ठीक है, ये हमने लिख दी। अब एक मेथड चलती है रेशो निकालने के लिए, जेड मेथड। कैसी मेथड, जेड मेथड, मतलब हम क्या करेंगे, हम जेड बनाएंगे, देखना जेड ऐसे बनता है, फिर ऐसे आता है, डंडा ऐसे आता है, यही होता है ना जेड मेथड। बस हम भी यही जेड मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, इधर देखना, ए रेशो बी रेशो सी बराबर हो जाएगा, इधर ध्यान देना, जेड पहले कहाँ चलेगा, यहां से यहां, तो हम क्या करेंगे 6 × 8 कर देंगे, 8×6 = 48, या 6×8 = 48 रेशो। फिर यहाँ से z बनाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ता है, यहाँ, मतलब हम क्या करेंगे अब 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 और 7 = 56। फिर z बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा ऐसे, मतलब हम क्या करेंगे 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 7 = 63। मतलब हमारे पास a रेशो b रेशो c आ गया 48:56:63। हमें निकालनी है a रेशो c, क्या निकालना है हमें, a रेशो c निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू उठाएंगे, देखो ये वैल्यू जो है वो किसकी है, a, ये वैल्यू है b और ये वैल्यू है हमारी c की रेशो में। यहाँ से a मतलब 48, हम यहाँ रख देंगे 48 रेशो c का वैल्यू क्या है हमारे पास 63, हम यहाँ रख देंगे 63। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जितना ये कट सकता है ना, जितना छोटा ये हो सकता है उतना छोटा हमें कर देना है। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको काट देंगे 3 से, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 × 18, 16 रेशो 3 से ये कटेगा तो 3 दूना 6, 3 एकम 3। ए रेशो सी हमारे पास आ गया 16:21। क्या ये 16:21 और सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 16 और 21 किसी और संख्या से नहीं कट सकता, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए रेशो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16:21, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। यदि P रेशो Q बराबर दिया है 3:4 और Q रेशो R हमारे पास दिया गया है 8:9, तो P रेशो Q रेशो R ज्ञात कीजिए। हम वही करेंगे, P रेशो Q हमें क्या दिया है, P रेशो Q मतलब P बटे Q बराबर हमारे पास है 3/4 और Q रेशो R मतलब Q बटे R है हमारे पास 8/9। हमें निकालना है P रेशो Q रेशो R। तो क्या करेंगे हम 3/4 और 8/9 को लिख देंगे और कौन सी मेथड लगाएंगे, Z मेथड लगाएंगे, जो अभी हमने इसके पहले लगाई। Z मेथड मतलब पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और आपको निकालना है, हाँ यहाँ P रेशो Q रेशो R ही निकालना है। मतलब आपको जो हमने पिछले क्वेश्चन में ये आगे वाला सॉल्व किया ना, ये नहीं करना, इतना सॉल्व करना है। और अगर ये संख्या किसी नंबर से कट रही है तो हमें क्या करना है, काट देना है। तीनों संख्याएं एक ही नंबर से कटनी चाहिए, बस आपको इतना सॉल्व करना है, ये वाला मटेरियल नहीं लिखना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। और जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा उसको इसका आंसर करना कंपलसरी है। अगला वीडियो जब भी मैं लेकर आऊंगी, 1-2 वीडियो जो भी उसके बाद, तो मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने किया उनका नाम बकायदा बोर्ड पर लिखूंगी, है ना। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। अब ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। देखते हैं, एक आदमी 18,200 रुपए में एक टीवी खरीदता है। वह टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपए खर्च करता है। यदि उसे 3000 रुपए का लाभ हुआ तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टीवी का सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। देखो,
एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं उसकी मरम्मत में या उसको घर उस सामान को घर तक लाने में जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है वो भी किस में ऐड होता है, वो भी हमारे क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो, टीवी कितने की लाया वो व्यक्ति, टीवी लाया, टीवी खरीदा 18,200 रुपए की। मरम्मत पर खर्च हुए, खर्च कितने कर दिए उसने मरम्मत पर, मरम्मत पर खर्च करा उसने 1800 रुपए। तो उसको टीवी कितने रुपए की पड़ी, मतलब अब जो टीवी का क्रय मूल्य होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों खर्चों को हम जोड़ देंगे। क्रय मूल्य हो जाएगा, टीवी का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी। सीपी हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। टीवी का क्रय मूल्य हो गया 20,000। अब उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि उसे 3,000 रुपए का लाभ हुआ, उसे लाभ हुआ या उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मैं यहां लिख देती हूँ पी, प्रॉफिट हुआ उसे 3,000 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमारे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 20,000 और 3,000 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब उसने टीवी कितने रुपए में बेची, उसने बेची 23,000 रुपए में। 23,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपए की लागत पर बेचकर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है ना। देखो 30 रुपए की लागत पर बेचकर, बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस, उसने क्या कर दिया, वस्तु को सेल कर दिया, बेच दिया। एक दर्जन हमें दे रखा है सीपी, सॉरी एसपी दे रखा है, एक एक दर्जन पेंसिल का एसपी कितना है, वो है 30 रुपए, और प्रॉफिट कितना हुआ उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपए का। तो भैया उसका क्रय मूल्य कितना है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस होता है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये उसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। बस अब हम यहां से क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे और उसके बाद हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस है 30 रुपए, प्रॉफिट है 10 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नहीं याद रखना, मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया ही नहीं है। हम लिखते हैं लाभ प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर लिखते हैं लाभ, लाभ कितने रुपए का हुआ उसको 10 रुपए का, 10 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य मतलब किस पर 20 रुपए पर इंटू 100%। 10 रुपए का लाभ 20 रुपए पर, नीचे हमेशा क्या आता है क्रय मूल्य आता है, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, लाभ प्रतिशत पूछा हो या हानि प्रतिशत पूछा हो, अपॉन में हमेशा क्या आता है क्रय मूल्य आता है। 20 से काट देंगे, 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 एकम 20, 20 से पंजे 100, 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आ जाएगा 50%, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से हमने करा, फिर भी आपको परेशानी हो रही हो आप एक बार और देख लेना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या रहा आपका आज का व्यू, यानी कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए एक होमवर्क है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको लाभ प्रतिशत बताना है, जो हमने अभी क्वेश्चन करा ना प्रॉफिट परसेंट का,
तो बस आपको भी इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज की क्लास में मैंने आपको दिए हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क, उसका आंसर आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपकी और करवाती रहूंगी। पर उसके लिए आपको क्या करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्लास को लाइक करनी है, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा, हम इस तरह से भी आपकी प्रैक्टिस करवाएं, या आप क्या और हमसे चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सारी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। नवोदय में सिलेक्शन लेकर हमसे मिलने जरूर आना और हमें बताना कि आपकी नवोदय की जर्नी कैसी रही। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। चलिए बाय।